हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जानने से पहले हम जान लेते हैं संविधान क्या है। यानी कि संविधान हमें ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में बताता है, बोले तो कर्तव्य, और हमारे नियम और अधिकार के बारे में बताता है। यानी कि मान के चलें, अगर बात करें किसी भी देश में अगर संविधान नहीं है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनार्की के बारे में, जो राजतंत्र चला करता था। यानी कि मोनार्की में जो था, राजा का शासन हुआ करता था। मोनार्की को राजतंत्र कहा जाता है। यानी कि राजा का शासन ऐसा होता था कि जब राजा है, राजा का बेटा अगर है, राजा अगर मर जाता है तो उसका बेटा अगन राजा बनेगा, चाहे वो क्रूर क्यों न हो। उसके अंदर हर शास्त्र और विद्या का गुण भले ही ना हो, लेकिन वही राजा बनेगा, क्योंकि वो राजा का पुत्र है और उसे सभी लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ऐसा हमारे सदियों सदियों तक चलते आ रहा था। लेकिन फिर इसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेज़ों के शासन के तहत यानी कि हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी बात करेंगे और भारत शासन अधिनियम के भी बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनार्की में जो ये राजतंत्र को हटाने के लिए लोकतंत्र की जो अवधारणाएं लाई गई, इसके बाद यानी कि मोनार्की को हटा करके हमारे डेमोक्रेसी को लाया गया, यानी कि लोकतंत्र को लाया गया। लोकतंत्र बोले तो लोगों के द्वारा चुने गए राजा। यानी कि पहले ऐसा नहीं था कि लोगों के द्वारा लोग राजा को चुनते थे, राजा को चुनने के बाद राजा बनाते थे और वही शासन करता था। पहले ऐसा नहीं था। राजा का बेटा हो गया, जन्म ले लिया, तो समझ लो कि बचपन से यानी कि उसकी जो है वो कैसा भी हो, पागल हो, निर्दयी हो, जैसा भी हो, दुष्ट हो, कुछ भी कह सकते हो यार, ठीक है, वो राजा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारी डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी को जब लागू किया गया, जब डेमोक्रेसी हमारे लागू हुई, तो उसमें लोकतंत्र का जब शासन आया, तो लोगों ने अपने द्वारा राजा चुना कि हमारा राजा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हमारे दुख दर्द को समझ सकता है, हमें हर सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी लाई गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू किया गया। तो संविधान हमारे नियम को बताता है, हमें कैसे चलना है, कहाँ पे किस जगह पे कैसे रहना है, या अगर हमें फ्रीडम अगर हमें छोड़ दिया गया, हमें हर तरीके का अधिकार दिया गया है, बोलने की आज़ादी दी गई है, धार्मिक आज़ादी दी गई है, हर तरह की आज़ादी हम लोगों को दी गई है। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या हम उस चीज़ को अगर सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अगर व्यक्ति कहे कि हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रोड पे जैसे चलना होगा, हम लेफ्ट में ना चल करके हम राइट में चलेंगे, हम राइट में ना चल करके मिडिल में चलेंगे, रोड के बीचों बीच चलेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई आपको ठोकने वाला ठोक के चला जाएगा, बीच में चलोगे तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको हक अधिकार है, लेकिन आपको भी पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। कानून भी हमारा यही कहता है, गलत और अपने अधिकार को पहचान लो, गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही कहना सीखो, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, एक इंग्लिश के बुक में हमने पढ़ा था, रीड किया था कि एक व्यक्ति था, जब उसने पढ़ा कि हमारा डेमोक्रेसी हो गया है, हम डेमोक्रेसी में पालन करते हैं और हमें फ्रीडम मिल गई है, हमको हमारे देश की आज़ादी मिल गई है, यानी कि अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया है। तो उसने क्या किया कि डंडे ले करके बीच रोड पे खड़ा होकर के नचाने लगा, राउंड अप करने लगा। तो किसी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी के सर पे लग जाएगा। तो बोला कि मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लोगों ने उसे समझाया कि भाई तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारी तरह अगर हर लोग एक एक डंडे ले करके अगर रोड पे आ जाएं और सभी लोग डंडे नचाने लगे, तो क्या ये पॉसिबल है? तब व्यक्ति को समझ में आया कि नहीं, हमारे साथ कानून की जो व्यवस्था है बहुत ही बेटर है। अगर हम किसी को चल रहे हैं, किसी को हमें पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, किसी को हम ऐसे ही गाली बकते चलें, तो पकड़ के आराम से भाई कूट काट देगा। ऐसा नहीं करना है, हमें संविधान के अकॉर्डिंग ही रहना है, अपने लॉ के अंडर में ही काम करना है। तो बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशंस इज अ प्रिंसिपल फ्रॉम based on which is the principle of laws of a country are formulated under the constitutions the right and duties। यानी कि संविधान एक ऐसा सिद्धांत या ढांचा है जिसके आधार पर किसी देश के सिद्धांत या कानून संविधान के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य बनाए जाते हैं। यानी कि आपके अधिकार क्या हो सकते हैं, आपका ड्यूटीज क्या हो सकता है, कर्तव्य क्या हो सकता है, उसका निर्वहन करना है, ठीक है। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस को कितने पार्ट्स में अलग करते हैं? तो दो भाग में बांट सकते हैं। यानी कि एक हमारा संविधान बनता है रिटेन का और एक लिखा जाता है अनरिटेन, ठीक है। यानी कि लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है, भारत के संविधान को ही सबसे बड़ा संविधान माना गया है। अनरिटेन के बारे में अगर बात किया जाए तो अनरिटेन जो संविधान है वो किसका है भाई? वो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है। जिसको यानी कि ब्रिटेन में कोई सा भी शासन, कभी भी कोई भी एक्ट लागू कर दिया जाता है,
तो ये अलग की चीज़ें हैं। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई की युद्ध होती है, प्लासी की लड़ाई होती है, यानी कि ये लड़ाई चलती है 22 से 23 अक्टूबर 1764 तक चलती है। इसमें बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया जाता है, यानी कि अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध पे वो लोग क्या करते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, फतेह हासिल कर लेते हैं। और जीत हासिल करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का उन लोगों का शासन हो जाता है। बंगाल पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है तो इसी जीत के तहत ही वो लोग उसी रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करते हैं, और मन चाहा जब मन करता है तब वो लोग क्या करते हैं, एक नया एक्ट लागू करते ही जाते हैं। यानी कि बक्सर युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया जाना, और इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाना, और इसी शासन के बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई न कई एक्ट उन लोगों ने पारित किए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ये लोग क्या करते हैं, कोलकाता में अपना एक सुप्रीम कोर्ट बनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश जो होते हैं, उनके जस्टिस जो थे न्यायाधीश एलिजा एम्पो को चुना जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई में ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 तक चलती है, जिसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बक्सर को डिफेट करते हैं। बक्सर को डिफेट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बंगाल पे अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन को लागू करते हैं। शासन को लागू करने के बाद उसी को ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मन चाहे अपने हिसाब से एक्ट कोई ना कोई लागू करते जाते हैं। ओके, तब क्या होता है, कुछ समय बाद यानी कि 1774 में कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वो लोग क्या करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन करते हैं। और वो लोग सुप्रीम कोर्ट का जब गठन करते हैं तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि पहले न्यायाधीश को चुनते हैं, किसको, एलिजा एम्पे को। इसके बाद आता है हमारा भारतीय शासन अधिनियम, जो 1935 में लागू किया गया था। आगे चल करके जो रेगुलेटिंग एक्ट ये जो लोग लागू किए थे, समय समय पर ये लोग अपना एक नया एक्ट जब लागू कर रहे थे, तो ये हमारे आगे चल करके संविधान बनाने के टाइम में एक सीढ़ियों का काम किया। यानी कि बहुत ही इसका रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत ही अहम योगदान रहा है कि हमें नियम को प्रतिपादित करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। फिर इसके बाद जब आता है 1935 में भारतीय शासन अधिनियम जब लागू होता है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत अगर बात किया जाए, बहुत सा भाग 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम से बहुत सा ऐसा भाग है कि जो लिया गया है। अगर बात किया जाए इसी अधिनियम के तहत, यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया जाता है। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही म्यांमार जो है एक देश है, आज के डेट में देश है म्यांमार। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। ये किसके तहत है, किसके बदौलत होता है, तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसी के तहत इसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अगर 1935 के बारे में बात किया जाए तो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही यानी कि एक बैंक का स्थापना होता है, जो आगे चल करके हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए आगे बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि 1935 में इन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था वहाँ पे कोलकाता में, जिसके न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। और इसके बाद 1935 के अधिनियम ने, भारतीय शासन अधिनियम ने, यानी कि 1935 में एक सबसे बड़े बैंक का स्थापना किया गया था, जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम था, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में
बैंक की स्थापना की गई थी इसी 1935 अधिनियम के तहत थी, भारतीय शासन अधिनियम के तहत थी। बात करते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जिसमें संविधान सदस्यों की कुल संख्या जो होती है 389 होती है। 389 इस संविधान सभा के गठन में कुल संख्या जो होती है, जो लोग इकट्ठे होते हैं 389 होते हैं। 389 में 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि ब्रिटिश से अंग्रेज से रिलेटेड थे, और जो आपके थे यानी कि 93 जो थे देसी रियासतें थे, यानी कि भारत के लोग थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की जो गठन हुई है, यानी कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी 389 थी, 389 थे। 389 में 292 जो थे यानी कि 292 यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि अगर बात किया जाए तो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक जो होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बहुत ही बुजुर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बहुत ही बुजुर्ग थे, उनको एक सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग करती है। और इसके बाद यानी कि जब 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार करती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का जो बहुत ही बुजुर्ग थे, पता नहीं बुजुर्ग होने की वजह से उनकी मृत्यु भी कभी भी अचानक भी हो सकती है, इसी चीज़ को लेकर के मुस्लिम लीग हो सकता है इनका बहिष्कार किया हो, अलग की चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कि जब 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि अगेन 2 दिनों के बाद यानी कि 2 डेज का टर्म्स याद रखना है इसको पढ़ने के लिए, यानी कि 9 दिसंबर 11 दिसंबर अगेन 11 के बाद 12 और 13 बात कर लेना है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू को सभा के समक्ष उद्देश्य जो सभा में इसको काटना है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्तावित पेश कर दिया, और इसी के तहत जैसे ही इन्होंने अपने उद्देश्य को प्रस्तावित पेश किया, इन्होंने अपने प्रस्ताव को जब पेश किया, तब उसी टाइम से संविधान सभा यानी कि बैठक को कंप्लीट माना गया, और इसी के तहत ही संविधान का जो शुरुआत हुआ, लिखने का कंटेंट जो है, संविधान का शुरुआती दौर यहीं से शुरू होता है, यहीं से सफ़र शुरू होता है। आगे भी बात करेंगे, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे की भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आगे की भी टॉपिक और क्लास आप लोगों को देंगे। इसके लिए हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने कि जो टमाटर का दाम जो है आज के डेट में बहुत ही महंगा हो गया है। तो सभी लोग तो जानते ही होंगे टमाटर का कलर कैसा है, यानी कि टमाटर का कलर है रेड। तो आप लोग जब हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा होगा रेड, यानी कि वो होगा सब्सक्राइब का बटन। टमाटर खरीदने में लगेंगे आपको 150 रुपये और सब्सक्राइब करने में लगेंगे 1 भी रुपए नहीं। तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले और अंदर से खुशी मिले कि ताकि आप लोगों के लिए और भी हम क्लासेस नए और क्लासेस हम दें, और हमें आप लोगों से ही एनर्जी मिलेगी। तो काहे नहीं आप लोग हमें एनर्जी दे रहे हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।